MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत कि आखिरकार कब तक हमारे देश के नेता, शर्मा ये दिखाऊंगा नेपाल, लेकिन तुमको ज्यादा जल्दी है, फुल फ्रेम। आखिरकार कब तक भारत के राजनेता, जी हां हमारे देश के राजनेता, आखिर कब तक पूछता है भारत अपनी नाकामी, अपनी हार, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी डेस्परेशन, अपना नाकारापन, अपनी नाकाबिलियत का ठीकरा, जी हां इस सब का ठीकरा आप पे फोड़ते रहे, यानी देश की जनता पे। आखिर कब तक पूछता है भारत और क्यों? आखिर कब तक भारत के राजनेता संवैधानिक पोजीशंस पे सवाल खड़ा करके, कब तक एक एजेंसी, और जब एजेंसी खत्म हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पर अपनी हार का ठीकरा, अपनी नाकाबिलियत का ठीकरा, अपने आलसपन का ठीकरा फोड़ेंगे इलेक्शन कमीशन पे। और जब इलेक्शन हार जाएंगे तो बोलेंगे देखो नेपाल में हुआ वो भारत में होना चाहिए। पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। अब चलाओ शर्मा विजुअल। क्या ये आप भारत में चाहते हैं? नहीं। क्या ये आप भारत में देख सकते हैं? नहीं। क्या ये आगजनी, क्या ये तबाही कभी भारत में हो सकती है? नहीं। मोर विजुअल शर्मा। लेकिन ये राजनेताओं की दुस्साहस देखिए। ये चाहते हैं प्रोटेस्ट विजुअल शर्मा, प्रोटेस्ट विजुअल्स। मुझे ऑन एयर डायरेक्ट करना पड़ता है, मैं थक गया हूं कर। क्या ये इस तरह की चीजों को, क्या इस तरीके की आगजनी, क्या इस तरह की गुंडाई जेएनजी के नाम पे क्या कभी भारत में हो सकती है? नहीं। आंदोलन खराब नहीं, आंदोलन, लेकिन आंदोलन के जरिए अपना एजेंडा ठीक करना वो सही। इस नेपाल के आंदोलन को क्या नाम दिया गया था? जेएनजी। बांग्लादेश में जो आगजनी हुई उसको क्या नाम दिया गया था? श्रीलंका में जो तबाही मची उसको क्या नाम दिया गया था? मालदीव्स में जो हुआ उसको क्या नाम दिया गया था? ये जनता के कंधे पे रख के बंदूक जो भी इन देशों में चला रहा, और उसके बाद हमारे देश के, जी हां भारत के राजनेता, उनकी हिम्मत सोचिए। मैं किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे को नहीं लगता उन नेताओं को इतनी भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है हमें, लेकिन इनकी हिम्मत सोचिए। हमारी खाते हैं, देश की खाते हैं, भारत की खाते हैं, और भारत को उंगली दिखाते हैं। अरे हिम्मत है तो मोदी और बीजेपी को हराओ इलेक्शन में। तुम इलेक्शन कमीशन पे नहीं, तुम भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम पे सवालिया निशान खड़ा करते हो। भारत की जनता को उकसा के क्या मिलता है? यह तबाही। उकसा के क्या मिलता है? यह आगजनी। आपको लग रहा है बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल इससे उबर पाएंगे? पूछता हूं मैं आज एक उस राजनेता से, और आज एक उस क्रिटिक से। सरकार पे सवाल खड़ा करो, सत्ताधारियों से सवाल पूछो, हर मोड़ पे पूछो, हर कोने पे पूछो, आंदोलन करो, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन। हमारे, जी हां भारत के राजनेता, विपक्षी राजनेता, क्योंकि डेस्परेट है, 11 साल से इलेक्शन नहीं जीत रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गए। बांग्लादेश में देखा तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला दिया, नेक्स्ट इन इंडिया। अब नेपाल में हो रहा है तो नेपाल में देख के कह रहे हैं ऐसा भारत में होना चाहिए। भारत के युवाओं को, जो लोग, और ध्यान रखिएगा वो सोशल मीडिया के हैंडल,
उसमें से 85% लोग भारत में, हिंदुस्तान में है भी नहीं, और वो उकसा रहे हैं भारत की जनता को, आपको उकसा रहे हैं कि उठो, सड़कों पे आओ। जरा पूछिए, तबाही का मंजर दिखाओ, शर्मा नेपाल का, बांग्लादेश का, दोनों का दिखाओ। एंड क्लीन वीडियो, ये सब तो जो बीच में चला रहे हो, ये सब चलाने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश में क्या मिला आज तक बांग्लादेश के उन युवाओं को जो सोशल मीडिया पे बोल रहे थे, हे हमने कर दिया, हमने कर दिया? क्या मिला उनको? ऐसे ही पूछता हूं मैं उन नेपाली युवाओं से, क्योंकि उनका नाम यूज किया, जेन जी। ये कोई जेन जी वेंजी नहीं है, जेन एक्स वाई जेड ABCD कुछ नहीं है। क्या मिला आगजनी से? क्या मिला तबाही से? कुछ नहीं। पूर्व चीफ जस्टिस हैं, वो बन गई हैं, भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश में किया, अब नेपाल में किया। कौन है तुम्हारा अगला प्रधानमंत्री? इंटरिम गवर्नमेंट, भारत के BOCU से पड़ी हुई नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस। मैं बता रहा हूं आपको, यह उकसाना कि भारत में ऐसा होना चाहिए, यह बांग्लादेश के समय भी हुआ, अब नेपाल के समय हो रहा है। और ट्रिगर किसको करना चाह रहे हैं? SIR यानी इलेक्शन कमीशन को। SIR यानी सर नहीं, SIR यानी ये जो इलेक्शन कमीशन रिव्यू कर रही है अपने इलेक्टोरल रोल्स को, उसको कि कैसे जनता के खिलाफ है ये। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है, सुधांशु जी, साफ कि SIR पूरे देश में लागू होने जा रहा है और इसी साल से हो सकता है। बात एक SIR पॉलिसी की नहीं। मेरा सवाल है, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, हर एक उस राजनेता से जो जब भी भारतीय उपमहाद्वीप में इस तरह का आंदोलन, इस तरह का जन आक्रोश होता है और तबाही का मंजर होते, तबाही का मंजर दिखाओ बांग्लादेश और नेपाल का, ताकि लोगों को पता हो। क्योंकि मॉब का कोई चेहरा नहीं होता, मॉब का कोई धर्म नहीं होता, मॉब का कोई नाम नहीं होता, लेकिन जो तबाही वो बाद में छोड़ के जाते हैं, वो तबाही, ये संसद भवन, बांग्लादेश हो या नेपाल, प्रधानमंत्री का घर, लोगों को घर में जिंदा जलाना, पूर्व नेताओं को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को, एक तरीका है, डेमोक्रेसी है। और इस बात के लिए सुधांशु जी ये कहना कि देश में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, उकसाना और SIR को यूज करना, ये भारत की जनता है, ये सब समझती है। ओपनिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी, अनुराग भदौरिया, पंकज शर्मा, एवरीवन ऑन एयर। सुधांशु जी, 60 बॉडी। देखिए, जो कुछ नेपाल में हुआ है, मैं कहना चाहूंगा इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, भारत के आसपास के सभी देशों में लगभग इसी प्रकार का मंजर दिखाई पड़ा। ये जरा मेरा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। अब मैं कहना चाहता हूं देश के लाखों करोड़ों दर्शकों से और युवाओं से एक बात, जरा आप सोचिए कि एक पानी की बोतल, छोटी वाली बोतल 10-12 रुपए की मिलती है पानी, उसके बावजूद कुछ कंपनियां आपको YouTube फ्री है, Facebook फ्री है, WhatsApp फ्री है, Twitter फ्री है, Instagram फ्री है। केवल इंटरनेट का पैसा देना है ना। ये भाई लगातार इको हो रहा है, इसको ठीक करवाइए भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जरा आप गंभीरता से विचार करें, देश का हर प्रबुद्ध नागरिक विचार करे, ये फ्री में क्यों दे रहे हैं भाई? वो तो बड़े जबरदस्त किस्म के व्यापारी हैं। और वहां की सभ्यता में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, देयर इज ए प्रोवर्ब कि देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच। इफ देयर इज ए फ्री लंच, देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। यानी वो ये मानते हैं किसी को मुफ्त में जैसे हमारे यहां मंदिरों में भंडारे और गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं, वहां नहीं कहते। अगर समझ लीजिए मुफ्त में कोई दे रहा आपको, कुछ तो जहर दे रहा है, तो अब आप खुद सोच लीजिए। ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं और युवाओं के विवेक पे छोड़ता हूं। अगर मुफ्त में आपको एक नहीं, एक दर्जन चीजें दी जा रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे मंशा है।
मुफ्त में खाली कोई किसी को कुछ नहीं देता। इस गंभीरता को पहले समझना चाहिए। दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं, जो आज बड़े दुख की बात है कि इतनी भीषण हिंसा, चलिए किसी के विरुद्ध हो, ये कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? जो नेपाल में हुआ तो उस पर किसको छोड़ दिया भाई? सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। और यह साफ हो गया कि वहां पर राजशाही जाने के बाद कम्युनिस्टों का शासन आया। जो अपने को गरीब और सर्वहारा की बात कहते हैं, उन लोगों ने भी, अगर उस जमाने में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी के शासनकाल में हुआ, यह बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है। अब उसके बाद आप देखिए तो नेपाली कांग्रेस को, उनका भी कार्यालय जला दिया गया। अगर आप देखें तो विपक्ष के नेताओं के साथ भी यह हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ भी हुआ, होटलों के साथ भी हुआ। तो एक बार अराजकता होती है तो इसके लिए वो ध्यान रखना चाहिए कि वो जो एक कहावत है ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मैं विपक्षी दलों से कहता हूं, आपको क्या हो गया है ये बताइए? बांग्लादेश में कुछ हुआ तो जो उनकी मुख्य विपक्षी दल थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो खालिदा जिया वाली, वो कहां है भाई? कहां है खालिदा जिया? कहीं नहीं है। मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, जमाते इस्लामी चला रही है। उसी लगा था कट्टरपंथी वोटों के साथ समझौता करके वो आम आदमी लीग को, यानी शेख हसीना की पार्टी को पराजित कर लेगी। 20 साल के अंदर अब सिर्फ वहां जमाते इस्लामी है, सिर्फ वहां कट्टरपंथी है, कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। मेरे भाई सोचो, यहां पे सोच लीजिए, कोई पार्टी दिखाई पड़ रही है? कोई बचा नहीं बचा। इसीलिए गौर से सोचो। और मैं लास्ट में कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, यह बताइए, आप वही पार्टी है ना कि अंग्रेजों के जमाने में जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया था 1920 में, तो चौरी चौरा में एक थाने में आग लगा दी गई थी, जहां अंग्रेजों के कुछ जो सिपाही थे, 10-12 सिपाही, गांधी जी ने प्रायश्चित करते हुए पूरे आंदोलन को रोक दिया था। असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922, चौरा, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, तब यूनाइटेड प्रोविंसेस, और बिल्कुल नेपाल की सीमा से सटा हुआ। तब तो कांग्रेस का वो मॉरल ग्राउंड था। आज गांधी की कांग्रेस से, राहुल गांधी की कांग्रेस ये कहने पे आ गई कि अराजकता करो, हिंसा करो। और होगा क्यों नहीं? जब किसी पार्टी का नेता उस सीमा तक आ जाता है, वो अबे तबे करके बात करने लगता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए, जहां गाली दी जाए, मां की गाली दी जाए और उसके बाद उसको डिफेंड करने की कोशिश की जाए बजाय कार्रवाई करने की, तो उसके बाद जो होता है वो हर्ष दिखाई पड़ता है। ये गांधी की कांग्रेस से गाली की कांग्रेस तक आ गई, ये चौरी चौरा वाली कांग्रेस से चारों तरफ हिंसा की कांग्रेस पे आ गई। यानी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं इस ढंग की भाषाओं से बोलने से क्या होने वाला है। मगर आश्वस्त रहिए, भारत की जनता बहुत विवेकशील है और यहां आपके इस प्रकार के भड़काऊ भाषण के प्रभाव में कोई आने वाला नहीं है। पर अंत में मैं ऐश्वर्य जी फिर अपनी युवा पीढ़ी को रिमाइंड करना चाहता हूं, फेसबुक फ्री, व्हाट्सएप फ्री, ट्विटर फ्री, इंस्टाग्राम फ्री, यूट्यूब फ्री, ये सब कुछ फ्री तुम्हें क्यों दिया जा रहा है, इसको गौर से समझो। इसीलिए बहुत नीरशीर विवेक करके निर्णय लेना चाहिए। जो एक पुराना गाना था ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। उसमें एक आगे की लाइन है, एटम बमों के जोर पे ऐठी है ये दुनिया, बारूद के एक ढेर पे बैठी है ये दुनिया, हर एक कदम उठाना जरा देखभाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये आज की डेट में बहुत प्रासंगिक लगता है ये लाइन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के वातावरण को देखने के बाद। अनुराग भदौरिया बहुत दिनों बाद आज डिबेट पे है। अनुराग जी जरा बताएंगे मुझे, इस त्रासदी से, भाई देखो, इस एनार्की से किसी को फायदा होता है? 1 वर्सेस 1। अनुराग भदौरिया सुना। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हिंसा का मैं कतई समर्थक नहीं हूं, हिंसा होनी भी नहीं चाहिए। हिंसा से सिर्फ जान माल का नुकसान नहीं होता है, बल्कि समाज का सौहार्द बिगड़ता है, कानून व्यवस्था और देश की लोकतंत्र का नींव कमजोर होती है। इसलिए हिंसा का मैं समर्थक हूं ही नहीं। और सीधी सी बात है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, उसको आप नेपाल से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से तो कंपेयर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे हम विपक्षी दल के नेता हैं, हम अपनी सत्ता पद से लोकतांत्रिक और यहाँ पे संवैधानिक रूप से अपनी मांग रखते हैं। यहाँ किसान आंदोलन भी हुआ, तब भी संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से हमने मांग रखी और सरकार ने मांग मांगी। तो ये हमारा यहाँ पे इतना मजबूत लोकतंत्र है। दूसरी बात,
सुधांशु जी लंबी लंबी बातें कह रहे थे, बात पूछी जा रही है कि कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, क्योंकि नेपाल में एक बात हुई है कि असमानता वहां देखने को मिली। वहां नेताओं के, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, नेताओं के बच्चे देश विदेश में उनके पास जिस तरह से वो जिंदगी जी रहे थे, और आप सोचो कि वहां पे 21% गरीबी, 20% बेरोजगारी की हालत हो, और 50 लाख वहां के नेपाली बाहर रोजगार के लिए भटक रहे हो, जहां 3 करोड़ की पॉपुलेशन हो, और सारे और जो बचे हुए लोग हैं जितने जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो जैन जी, उनकी उम्र क्या है, 1997 से जो 2012 के बीच में जो पैदा हुए हो। तो सवाल ये है, नहीं अनुराग जी, आपने भी दुनिया देखी है, आप भी सोशल लाइफ में हैं, आप भी पब्लिक लाइफ में, आपको लगता है जेनजी आपको बांग्लादेश करना है, आपको नेपाल देखना है, आपको लगता है कि जेनजी की प्रोटेस्ट है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, आप कर लीजिएगा, आपने कर ली, अब थोड़ा रिलैक्स कीजिए। करने दो ना भाई, आप मुझे बताइए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, विपक्ष का हम प्लीज डोंट रिक्वेस्ट, तो हमारे आप मुझे बताइए, आपको ये जेनजी की प्रोटेस्ट लगती है? आपको पता है पिछले 24 महीने में, क्या सुन रहे? अरे भैया सुनिए, पिछले 24 महीने में यूएसएड ने $800 मिलियन पंप किया है। अनुराग भदौरिया, देखिए, यू आर कमिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, प्लीज डोंट डू दिस। तर्कसंगत बात कीजिए भाई, तर्कसंगत बात कीजिए। आप ये युवाओं का नाम क्यों खराब कर रहे हैं? दिस इज नॉट अ जेनजी प्रोटेस्ट। अरे मेरी बात पूरी होने दीजिए, करिए। उसका मतलब कुछ बोल रहा हूं, आप तो ये कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, भैया कान है, पूरे बोलने दो यार, वही काम कर रहे हो। मैंने कहा कि जब असमानता का मामला है और जो भीड़ तंत्र है, यहां कोई लीडर तो है नहीं, ये भीड़ तंत्र है, भीड़ अपना एक होता है, एक प्रोटेस्ट कर रही है, तो असमानता को देख के कर रही है ना, तो हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। सवाल ये है कि जब सुधांशु जी उसको कंपेयर कर रहे हैं अपने देश से, बताइए, ये नैतिकता भारतीय जनता पार्टी की कह रहे हैं कि यहां पे भी ऐसा हो सकता है क्योंकि मन से मां की गाली दी जाती, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए मां की गाली। मैं सख्त इसमें ऑब्जेक्शन करता हूं, जो मां की गाली देता है, जो इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसको जेल में डालिए, बीच चौराहे पे सजा दीजिए, लेकिन उस पर राजनीति तो मत कीजिए ना। जब आपके यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारे देश की फौजी महिला सुबिया कुरैशी के बारे में आतंकवादी की बहन बोला गया, तो ये चिंता का विषय नहीं था? इसमें तभी ठोक के कार्रवाई आपने मंत्री पर करनी चाहिए थी। ऐसी कार्रवाई की मंत्री पूरी साफ पुछता याद रखता कि हमारे जो सैनिक बहादुर ऑफिसर उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है, जहां पहलवान महिला घसीटी गई पूरी तरह। और प्रोफेसर राम गोपाल ने बहुत अच्छी बात बोली थी, तब आप कार्रवाई कर देते। नहीं तो प्रोफेसर साहब के ऊपर भी कर दे क्या? अरे बोलने नहीं देते आप। नहीं बोला आपने, अभी क्या करें, कितना बोलेंगे? अरे नहीं बोले, तो गलत बोल रहे हैं ना। तो इन्होंने बोला ये महीने भर का कोटा एक दिन में पूरा करने के मूड में सुधांशु जी। अरे 10 सेकंड और बोलिए, 10 सेकंड और आ रहा हूं सुधांशु। मैंने कहा कि सुधांशु जी ने जब इस तरह की बातें की तो विपक्ष पे हमला कर रहे हैं, नेपाल में घटना हो रही है, हमला विपक्ष पे कर रहे हैं। अरे भैया सुधांशु जी, आपकी हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी आपकी पार्टी अलग हो सकती है, बट हम आप इसी समाज में जीते हैं, भाई हैं एक दूसरे के, मुसीबत में साथ आएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े होंगे, आप हो ना हो लेकिन हम खड़े होंगे। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर। ओके अनुराग भदौरिया, सुधांशु जी करके रोड बनवाता हूं क्योंकि मेरा अपना भी घर है। सुधांशु जी इस काउंटर। अनुराग भदौरिया जी, झगड़ा आप हमारी आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, देश का दुश्मन नहीं हो सकता, पर भाई साहब आप अपने दोस्तों की जानकारी लेके नहीं आते। ये किसने बोला था कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं? सलमान खुर्शीद ने। ये किसने बोला था कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में हो सकता है? मणिशंकर अय्यर ने, दोनों बड़े सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। अभी कल कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने ट्वीट किया है, वित्त मंत्री को मारकर भगाते हुए दिखा के कि साड़ी में भागना कितना मुश्किल होगा। हमने तुलना नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, आंख कान खुले नहीं रखते हो क्या भाई? कांग्रेस ने तुलना की है, इस पे बोलने आए, आप आके यहां हिलने डुलने रखते हैं और जानकारी नहीं रखते। आपने बड़ी बात कही कि भाई अगर कोई ऐसा आंदोलन खड़ा होता है जिसका कोई नेता ही नहीं होता है, तब समस्या होती है। ये सीए क्या था भाई? जब कहा गया कि आके बात करो, डिक्लेयर किए, तो सीए वालों ने कहा हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। यद्यपि मजे की बात यह है ऐश्वर्य जी, लगातार टीवी डिबेट पे उनके प्रतिनिधि आके बैठते थे, सीए शाहीन बाग के समर्थक, मगर जब बात करनी हो सरकार से या कोर्ट से, कहते थे कोई नहीं है, घोस्ट है। किसान आंदोलन में कोई नेता नहीं है, वो कहते थे जब बात करनी होगी तो सारे के सारे सैकड़ों किसानों से बात करो। और विनम्रता से कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन शांतिपूर्ण था क्या? ये लाठी कोटी लेके आ जाना
और जाके लाल किले की प्राचीर के ऊपर जो कुछ किया गया, झंडे के साथ जो कुछ किया गया, वहां मारपीट की गई, ये क्या था भाई? वहां पे इवन जहां पर आंदोलन चल रहा था वहां किसी के हाथ पैर तक काट दिए गए। भाई कुछ तो सोचिए, ऐसे नहीं आप हवा में बात क्या करिए। तो विपक्ष ने यह सब किया है, इस कारण से मैं कह रहा हूं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करिए तो आंख कान खुले रख के करिए। फिर कह रहा हूं भदौरिया जी और जितने हमारे विपक्षी लोग बैठे हैं, नेपाल में देख लो बचा कोई नहीं, बांग्लादेश में देख लो बचा कोई नहीं। जब एक बार कट्टरपंथी ताकतों के साथ जो आपको लगता है कि ये शॉर्टकट है सत्ता का, ये कभी भी शॉर्ट सर्किट करके बड़ी भयानक आग लगा देगा और आप सबको निपटा सकता है, ये ध्यान रखना चाहिए। ओके सुधांशु जी मेरे कैमरा पर्सन वहां आपका माइक चेंज करेंगे, आपकी आवाज बीच बीच में फ्लिकर कर रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं तब तक आरजेडी के पास अनवर पाशा साहब सेकंड का जवाब ले लीजिए। नहीं अभी अब रिलैक्स कीजिए, आपने बोल दिया। अनवर पाशा साहब बोले नहीं। अनवर साहब, ज्यादा नहीं, 10 सेकंड में प्रोफेसर पाशा साहब आ रहा हूं। अनुराग भाई आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। अनुराग पाशा साहब बोलिए। ऐश्वर्या जी ऐश्वर्या जी पंकज जी को लाइए। अनुराग जी को। ऐश्वर्या जी, जो कुछ नेपाल में जो कुछ हो रहा है जी, जिस तरह से हो रहा है, बहुत ही भयावह है और चिंताजनक है। हम भारत के लिए भी चिंताजनक है। एक पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता करनी चाहिए। हमारे पास पड़ोस में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, अब नेपाल में हो रहा है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और जाहिर है कि हम इस तरह की अराजकता और इस तरह के जो हिंसक जो वहाँ विरोध जिस तरह का है, वो बहुत ही चिंताजनक है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और हम उसकी भर्त्सना करते हैं। रही बात कि हम जिस विश्व में हैं, हमारे आसपास में जो परिवेश है, जो देश है, वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं ऐश्वर्या जी, तो ये हमारे लिए चिंता की बात ज़रूर है। और हमारे देश की जो तंत्र है, जो हमारा जो डेमोक्रेसी हमारी है, लोकतंत्र है, वो बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह और नेपाल की तरह नहीं है। बिल्कुल हमारा देश एक महान देश है, बहुत ही मजबूत परंपरा हमारे यहाँ। आप उन अपने साथियों को क्या कहेंगे अनवर साहब, लोकतंत्र की रही है, जो बांग्लादेश के बाद भी और नेपाल के बाद भी ऐश्वर्या जी मैं आ रहा हूँ उधर। हाँ ऐश्वर्या जी, मैं उधर आ रहा हूँ क्योंकि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने जिस तरह की बुनियाद रखी है लोकतंत्र की हमारी, वो हमारे लिए जाहिर है कि एक स्तंभ है। और हम ये कभी नहीं समझते, कभी नहीं होने देंगे ऐसा कि हमारे देश पर इस तरह की कोई परिस्थिति पैदा हो। वो नहीं हो सकती। पंडित नेहरू ने और तमाम दूसरे नेताओं ने जिस तरह से बुनियाद डाली मजबूत लोकतंत्र की, वो हमारे लिए जाहिर है कि एक इंस्पिरेशन का सोर्स है और उसको हम हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, अपनी इस धरोहर की, अपनी इस संविधान। अनवर साहब, देन व्हाई डोंट यू कंडेम? आपने इतना बड़ी अच्छी बातें की, जनता। तो आप अपने साथियों के, जो आपके विपक्षी नेता हैं, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, अभी आपने बोला आप बोलेंगे, आप फिर नहीं बोल रहे। बांग्लादेश के बाद मैं बोल रहा हूं, बंगाल के राजनेताओं ने, महाराष्ट्र के राजनेताओं ने, मैं बता रहा हूं कितने विपक्षी राजनेताओं ने, और नेपाल के बाद भी पुश कर रहे हैं, युवाओं को भड़का रहे हैं। क्या इस आगजनी से किसी का फायदा हो सकता है? इस अनार्की से किसी का फायदा हो सकता है? नेपाल में संसद जला दी, बांग्लादेश में संसद जला दी, किसी का फायदा हो सकता है? टू इवन थिंक, सोचना भी नहीं, किसी का फायदा नहीं हो सकता। ऐसे हिंसा से किसी का फायदा नहीं हो सकता है और इससे राष्ट्र का नुकसान ही होता है और सबका नुकसान होगा। वह है ना, आग लगेगी तो बाकी दूसरे घर भी उसकी जद में आएंगे। बिल्कुल तो कोई भी इस पर अगर खुश होता है तो मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल वो एक अलग दुनिया में जी रहा है और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन एक चेतावनी जरूर मैं अपनी सरकार को देना चाहूंगा कि जनता जब भड़कती है, लोकतंत्र है इन तमाम देशों में, चाहे कमजोरी से ही एक लोकतंत्र का एक वहां राज था, लेकिन वहां पे जनता जो भड़की, जिस तरह का आक्रोश जनता का देखने को आया, वो हमारे लिए चिंता का विषय और सबक का भी विषय है। सबक भी लेना चाहिए कि हम अपने देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा न होने दें, ऐसी नीतियों को लागू न करें जिस पर जन आक्रोश हो, और जनता के अधिकारों पर हम हमला न करें, क्योंकि जनता के अधिकारों पर हमला करते हैं तो जाहिर है कि जनता आक्रोशित होती है। चाहे आप देखेंगे SIR को ले लीजिए, आप देखें जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा यात्रा में, जो वोट अधिकार यात्रा हुआ बिहार में, इस तरह जन सैलाब उभरा, वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक बहुत ही शांत तरीके से वो पूरा एक अपना विरोध जताया गया, क्योंकि जनता के अधिकारों पर जिस तरह से चोरी हो रही थी, वोट के अधिकारों पर, उस पर। लेकिन हम एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश में, जो हमारा देश तो हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है और हम हिंसा की हमेशा, अभी सुधांशु जी ने बिल्कुल सही मिसाल दी थी चौरा चौरी का, हमारी तो वो परंपरा
परंपरा रही है, हमारी वो संस्कृति रही है। हम कभी अपने देश को ऐसी राह पर नहीं जाने देंगे, लेकिन हम सबको मिलकर, हमारी सरकार के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम सबको मिलकर इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, जो समाज में जिस तरह से द्वेष पैदा करना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर, इन तमाम संगठनों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। लगाम लगाने, पंकज शर्मा जी, ओके अनवर साहब, तो वो किसी न किसी और उधर झाजी को लाइए, सतीश जी आ रहा हूं, बड़े खतरे में डाल सकते। पंकज जी के बाद, पंकज जी देखिए, नेपाल में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि भ्रष्टाचार चरम पर था। वो इसलिए हुआ कि आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो इस तरह के प्रसंग सामने आते हैं, और दुनिया के जिन जिन देशों में ऐसी स्थितियां जब जब उत्पन्न हुई तब ऐसे प्रसंग सामने आए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह, ये किसी कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं है, ये एक नाकारा सरकार के खिलाफ विद्रोह है, ये एक निकम्मी सरकार के खिलाफ विद्रोह है। इसको छोड़िए, सत्ता का चरित्र एक ही होता है। ये कह रहा हूं, नहीं पंकज शर्मा जी, वो पूरा डिबेट का अपना, मैं कह रहा हूं विपक्ष यहां पे देश में SIR का बहाना लेके, शर्मा आई एम स्पीकिंग, लास्ट टाइम आई चेक, कैन आई बी ऑन एयर? थैंक यू, विजुअल चेंज राइट नाउ। मैं ये कह रहा हूं, नो विजुअल्स, आउट ऑफ विजुअल्स। पंकज जी, SIR का बहाना लेके, SIR को पुश करके, पहले जब बांग्लादेश में हुआ तो कोई और बहाना था, अब नेपाल में हो रहा है SIR को, जब जो देश में हो रहा हो उसका बहाना लेके एनआरकी को पुश करना इस देश में कब तक? आपको है हिम्मत तो आप हराओ ना, आप मोदी को, आप बीजेपी को, आप अमित शाह को, आप योगी को इलेक्शन में हराओ। इलेक्शन में आप हरा नहीं सकते हो, एनआरकी का कॉल देते हो, आप एनआरकी का कॉल देते हो। एनआरकी के कॉल से किसका फायदा होगा? कौन एनआरकी का कॉल दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? विपक्ष के आपको सुनेंगे आप नेताओं? कोई नहीं है, आप कह रहे हैं कोई अराजकता फैलाने का अगर आह्वान कर रहा है तो उसको पढ़िए, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग की खामियों पे बात करो तो आप कहेंगे कि भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को कुचलने का काम अगर कोई भी संवैधानिक संस्था या मनमौजी शक्तियों का कोई समूह करने की कोशिश करेगा तो क्या सवाल भी नहीं उठाएंगे? SIR पर बहुत वास्तविक प्रश्न हैं, उनको क्यों नहीं उठाया जाएगा? नहीं तो उठाइए ना। नहीं सुधांशु जी, आपके SIR पे बात करने ये कह रहे हैं क्योंकि सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही, इसलिए हो सकता है कि आंदोलन हो। दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, मैं इसका रिवर्स में जवाब देता हूं। ये प्रश्न कितने वास्तविक हैं और कितने नाटकीय हैं और कितने संदेहास्पद हैं, मैं उदाहरण देता हूं। यही कांग्रेस पार्टी थी ना, मात्र 6 महीना पहले, SIR से पहले, कहती थी EVM हैक्ड है, EVM हैक्ड है, चिल्लाते थे ये लोग, और कहते थे कोई भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जाता है। भाई साहब पंकज जी, अगर आपके हिसाब से EVM मैनेज थी तो फिर वोटर लिस्ट में चेंज करने की जरूरत क्या थी? तो आप ही की बात आपसे ही कट जाती है। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। फिर कहिए, फिर कह रहा हूं, अगर EVM मैनेज का आरोप सही था तो फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी मतदाता सूची में चेंज करने की। यानी आपने स्वीकार कर लिया कि EVM हैकिंग का आपका आरोप झूठा था, तब आप आकर यह आरोप लगाने का नैतिक आधार रखते हैं, वरना नैतिक आधार ध्वस्त। हकीकत यह कि वो भी झूठा था, यह भी झूठा था। दूसरा, आपने कहा किसने कहा कि आंदोलन करके उग्र हिंसा करो। दिसंबर 2019 CAA आंदोलन के समय नन अदर देन सोनिया गांधी सेट कि किसी भी दौर में एक समय आता है जब सड़क पे निकल के आर पार करो। यह सबसे सीनियर लीडर विपक्ष के उसने बोला। हर्ष मंदर का वो बयान भूल गए शाहीन बाग के समय कि किसी कौम के मुकाम में कभी तारीख में वो दौर आता है जब तुमसे कोई आशा नहीं है, किसी से, सुप्रीम कोर्ट से भी आशा नहीं है, बाहर आ जाओ, आर पार के लिए करो। भाई साहब, आपके एक नहीं दर्जनों लोगों ने ये हम क्या चाहते हैं आजादी। किससे आजादी भाई? सलमान खुर्शीद खड़े होकर आजादी आजादी बोल रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ कहती कांग्रेस आजादी हमने दिलाई और क्या बात कर रहे हैं आजादी आजादी। ये वही कम्युनिस्टों और एनार्किस्ट का जो था स्लोगन। और मैं तीसरी बात, भ्रष्टाचार वाली बात बहुत गंभीर है।
निश्चित रूप से जो पंकज जी ने कहा, किसी कंट्री के दौर में एक दौर आता है जब भ्रष्टाचार चरम पे हो, महंगाई चरम पे हो, तो ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं। इस देश में भी आया था 2010, 11, 12, 13 अन्ना आंदोलन खड़ा हुआ था। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, महंगाई की रेट मुसलसल 10% से ऊपर थी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, उसी दौर का गाना था। और विकास की दर 4-4.5% होती चली आ रही थी। भ्रष्टाचार चरम पे था, अनेकानेक आरोप सरकार के ऊपर लग रहे थे। इसीलिए यह अन्ना आंदोलन बैठा हुआ था। आपने बिल्कुल सही याद दिलाया है। इसीलिए हम कहने का प्रयास करते, और जानते क्यों था, उसमें बहुत बड़ा कारण यह भी था, अगर बहुत ज्यादा मिलीजुली सरकारें होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे समय के लिए, 1 साल के लिए बन जाओ, 1.5 साल के लिए बन जाओ, जैसे देवगौड़ा जी के बाद गुजराल को बना लो, फिर उसके बाद इनको बना लो, तो जब सत्ता की बंदर बाट की जाती है, एक स्थापित नेता नहीं होता है, एक स्थापित सुगठित गठबंधन नहीं होता है, तो जिसको जो मौका मिलता है वो अपने में से लूटना शुरू कर देता है, और एक स्टेज के बाद जनता का सब्र टूटने लगता है। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। यूपीए सरकार के समय में, यूपीए 1 के दूसरे साल में मनमोहन सिंह जी के कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से मंत्रियों को लिख के गया कि भाई अपने निर्णयों को कम से कम हमको बताते रहिए। कारपोरेट लॉबिस्ट तय कर रहे थे कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, टेलीकॉम विभाग किसको मिलेगा, कौन चेक कर रहा था, तय कर रहा था। एक टेलीकॉम कंपनी की कारपोरेट लॉबिस्ट एक पत्रकार के थ्रू राडिया टेप में सबको पता था पंकज जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत खतरनाक खेल था उस दौर में। तो आप अपने नजरिए से कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो इंडी गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है, उसमें देश में ऐसे खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। अन्ना आंदोलन उसका प्रमाण है। क्योंकि बात भ्रष्टाचार की हो रही है और क्योंकि बात अन्ना हजारे की हो रही है। बाय द वे, अन्ना हजारे इस समय यूएस में है, यूएस गवर्नर से मिल रहे हैं, और तो आम आदमी पार्टी से कैसे बात नहीं होगी। ऋतुराज जी, आंदोलन अलग चीज है। आपकी पार्टी आंदोलन से उठी हुई पार्टी है, लेकिन आंदोलन से अनारकी और एसआईआर का नाम यूज करके अभी, क्योंकि आज ही इलेक्शन, और अभी मैं बात कर रहा हूं 12 मिनट पहले एग्जैक्टली सुधांशु जी, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग खत्म हुई है। अब तो ये पूरे देश भर में लागू होने वाला है ऋतुराज जी, एसआईआर। तो एनआरकी को थोड़ी सपोर्ट किया जा सकता है। पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि गांधी जी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, यहाँ पर में हिटलर शाही की भी कोई जगह नहीं है। आज आप देखो, जम्मू एंड कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एक विधायक केवल अस्पताल मांग रहा है, तो आप उसको आतंकवादी बता करके उस पर पीएसए लगा रहे हैं। आप देखो, जम्मू एंड कश्मीर की सड़कों पर हजारों नौजवान जो है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज नेपाल में जो हो रहा है या बाकी देशों में जो हो रहा है, ये सब हिटलर शाही का ही प्रमाण है। इतिहास गवाह है कि आज तक सभी हिटलर का अंत बहुत दर्दनाक हुआ है। वो चाहे मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे माओ हो, चाहे हमारे देश में भी कुछ लोगों ने हिटलर शाही करने की कोशिश करी, उनका अंत बेहद दर्दनाक हुआ। हिटलर शाही का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। एट द सेम टाइम हम लोग ये मानते हैं कि हमारे देश के अंदर में, गांधी के देश में, हिंसा की भी कोई जगह नहीं है। लेकिन लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, एसआईआर के नाम पर वोट चोरी करना, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना, ये चीजें बर्दाश्त से बाहर है। हमने दिल्ली में भी बताया कि किस तरीके से ये लोग वोट चोरी कर रहे थे। चंडीगढ़ में ऑन कैमरे पे पकड़े गए, और जो आदमी वोट चोरी कर रहा था उसको उसी भाजपा ने एल्डरमैन बना करके चंडीगढ़ के अंदर में नगर निगम में बैठाने का काम किया। तो एक तरफ चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। कोई चुना हुआ विधायक हॉस्पिटल मांगे तो उसको ये जेल में डालेंगे, उसके ऊपर में आतंकवादियों पे लगने वाला पीएसए एक्ट लगाएंगे। जो पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर में पीएमएलए लगाएंगे। जो हमारी पार्टी में आ जाएगा वो दूध का धुला हो जाएगा, वॉशिंग मशीन से हो जाएगा। आज तक जितने भी केसेस इन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं पे किया है, 2-2 साल जेल में रखा है, आपको यकीन नहीं होगा किसी केस में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ है। और पीएमएलए और ईडी और सीबीआई के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणी करी है। तो ये गुंडागर्दी जो आप लोग कर रहे हो, ये जो आप लोग हिटलर शाही कर रहे हो, इस हिटलर शाही का अंत तो होके रहेगा।
लोकतांत्रिक तरीके से होगा और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए आपका आधा घमंड तो आप लोगों के बीच में जाइए ना जाजी। अगर आपको लगता है कि बीजेपी इतनी गलत है, देखिए आपके पास डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, सुधांशु जी आ रहा हूं, नहीं ऋतुराज जी, आपको अगर लगता है कि इतनी गलत है बीजेपी तो फिर कैसे जीत जाती है? अगर आप इतने ही सही हैं तो आप दिल्ली कैसे हार गए? वोट चोरी अगर आप जीतती है और कैसे जीतती है? अरे अच्छा एक सेकंड सतीश जी, ओके वोट चोरी पे बात हो जाए। ये कह रहे हैं वोट चोरी। अभी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या हुआ सतीश जी? ये जो वोट चोरी का नाम लेके हर बार बहाना लेते हैं, अपनी नाकामी का ठीकरा, अपनी नाकाबिलियत का ठीकरा कब तक कभी इलेक्शन कमीशन, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी वोट चोरी, कभी एसआईआर, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, कब तक करोगे? आपने कर्नाटक में काम करा, बीजेपी को पटखनी दी नहीं दी। आपने तेलंगाना में काम किया, आपने बीजेपी को पटखनी दी नहीं दी। इसी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एक नहीं मल्टीपल टाइम्स दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी के बनने के बाद भी, उनके दिल्ली में कैंपेन करने के बाद भी उनको दिल्ली में पटखनी दी या नहीं दी? दी ना। जब आप कंप्लेसेंट हो गए, जब आपने अपना वो ताजमहल, शीश महल, फलाना महल, ढिमकाना महल बना लिया, जब आपने शराब पे शराब स्कैम कर दिया, जब आपने प्रूव कर दिया कि आपके मुख्यमंत्री एक भी फाइल साइन नहीं करेंगे फिर भी मुख्यमंत्री रहेंगे, जब आपने अतिशोक्ति कर दी, जब आप जेल से सरकार चलाओगे, फिर इलेक्शन हारोगे और फिर बोलोगे देखो बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि वोट चोरी हुई। सतीश जी प्लीज एनालाइज दिस एंड एज ए सीनियर जर्नलिस्ट प्लीज। सतीश के सिंह जाजी प्लीज। हाँ मैं एक मिनट देखिए ऐश्वर्या, सुधांशु जी कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ इस सब का तो अलग अलग इसके विश्लेषण है, लेकिन अगर वोट पे, वोटर पे, चुनाव आयोग पर अगर सवाल खड़े होते हैं, उसके खिलाफ यात्रा निकाली जाती है, तो एक ये गंभीर विषय है। इसको एक बार मतलब फाइनल एकदम इसको बंद कर दीजिए, इसको सेटिस्फाई कर दीजिए। ये भी रक्षा और सुरक्षा के लिए, देश के लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों हम लोग इस इलेक्शन कमीशन ने रोज इसको जो है पूरा कम्युनिकेशन भाजपा और मीडिया चैनलों को आउटसोर्स कर रखा है? अरे एक बार खत्म करो ना भाई, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उनको भी शांत करो, कर दो खत्म। बात वो नहीं है। देखिए अभी सुधांशु जी के पर मुझे एक टिप्पणी करनी है। सुधांशु जी, आपकी आज बातों से यही लगा कि आप भी चाहते हैं कि इस देश में सोशल मीडिया को एकदम बंद कर दिया जाए, जैसा मेरा मानना है। आप नहीं चाहते होंगे लगता है, लेकिन आपका आशय यही निकला। ये जुर्रत कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे लिए चौकसी का वक्त है, ये हमारे लिए सतर्कता की बात है कि हमारे नाक के नीचे नेपाल में इस तरह की चीजें, बाहर का डीप स्टेट एजेंसी ISI का नाम आ रहा है, ये हो रहा है। तो हमको हर तरह से चौकस सतर्क हो जाना चाहिए और मुरली मनोहर जोशी की बातों का भी थोड़ा थोड़ा हमें जो है संज्ञान लेना चाहिए। ओके सुधांशु जी, इस काउंटर 1 वर्सेस 4। रोहित आ रहा हूं। देखिए अभी मैं क्रमवार में जवाब देता हूं। ऋतुराज जी ने बड़ी खतरनाक बात बोल दी। उन्होंने कहा कि जिस देश में, जिस नेता ने इस देश में भी हिटलर शाही की, उसका अंजाम क्या हुआ। मानवीय बात है, हिटलर शाही इंदिरा जी ने की थी, क्योंकि अगर रुडोल्फ हेस जो हिटलर का राइट हैंड था, उसने नारा लगवाया था हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर, तो देवकांत बरुआ ने नारा लगवाया था इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। अगर हिटलर ने कहा था कि मैं जजेस को नहीं मानता, अगर वो आज के समय की आवश्यकता नहीं समझते तो उन्हें देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। इंदिरा जी का वीडियो अवेलेबल है कि कौन होता है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये जानने वाला। तो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे हिटलर की मौत हुई थी तो आपने इंदिरा जी की मृत्यु को उससे कनेक्ट कर दिया। ये आप कहते कहते हिंसा को जस्टिफाई करके चले गए। ये तो बहुत आपत्तिजनक बात है कि इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या को हिटलर के साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। पहले तो मेरी आपत्ति इस पे है। दूसरा, मैं पुनः कहना चाहता हूं, सतीश जी बोले भाई साहब आप कह रहे हैं कि क्लियर कर दे चुनाव आयोग। मैं फिर पूछ रहा हूं, ईवीएम हैक थी, आरोप वापस है कि नहीं? फिर पूछ रहा हूं मैं, बार बार लाखों दर्शक सुनिए, ईवीएम हैक थी। अगर इनका आरोप सही था तो कोई जरूरत ही नहीं थी वोटर लिस्ट में चेंज करने की। तो आज वापस लीजिए, ईवीएम हैक थी, तब भी आप यही कहते रहे। प्रॉब्लम क्या है कि उसी मुद्दे के ऊपर ना वो बात चले तो दूसरे मुद्दे पे बवाल करना है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ,
यहां तो लगभग सब पता है किसको, पार्टी के नेताओं को वोट देना है, बैलेट से वोट देना है। कान खोल के सुनिए मेरे भाइयों, बैलेट से वोट देना है। सारे वोटर पता है, मोटे मोटे तौर पे ये भी पता है कि कौन किसको वोट देगा। उसके बाद तो अपने वोट डलवा नहीं पाए पूरे, अब पब्लिक के बीच में झोंके पड़े हैं। मेरा वोट था, ये हो गया, चोरी हो गया, वो हो गया। भैया यहां 15 वोट कहां चोरी हो गई ये बता दो मेरे भाई। ये तो संसद के अंदर तुम्हारे सांसद वोट कर रहे थे। इसे कहते हैं जिसे अपने सांसदों पे भरोसा नहीं, जिसे अपने पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं। जब प्रतिनिधिमंडल गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं के बारे में आपत्ति दर्ज की। जिसे अपने गठबंधन सहयोगियों पे भरोसा नहीं, आम आदमी पार्टी बैठी है, एक दूसरे पे आरोप लगा के अलग हो गए। आज भी गठबंधन सहयोगी केरल में भी लड़ रहे हैं एक दूसरे से और बंगाल में भी लड़ रहे हैं। मेरे भाई उसे देश की जनता पे भरोसा कैसे हो सकता है? तो इनके लिए एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि वो लगातार कई बरसों से यही गलती करता रहा कि खोट तो उसके अंदर थी पर वो नरेंद्र करता रहा। लेकिन अनवर पाशा साहब आप बोलना चाह रहे, रोहित में आ रहा हूं, रोहित को ले आइए एक मिनट के लिए। रोहित और अनवर पाशा साहब। रोहित जी, अनवर पाशा जी बोल रहे थे वायलेंस का हम बिल्कुल सहयोग नहीं करते, हम ये नहीं। इनको सन 2000 में जब नीतीश जी की सरकार आई थी तो आरजेडी के काडर ने क्या किया था याद दिलाने की जरूरत है नहीं? अनवर साहब को पता होगा। लेकिन दिला देता हूं, हाँ, सन 2000 में जब नीतीश कुमार जी कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, संयुक्त बिहार था, 354 बिहार के विधानसभा के सीट थे, तो इनके दुलड़ुआ मरहूम सांसद साहबुद्दीन ने पटना के आयकर गोलंबर चौराहे के पास विधायकों को किडनैप कर लिया और राबड़ी देवी की सरकार को बनाने के लिए 47 और 56 का नंगा नाच कराया और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। और आज जब बिहार के बगल में भारत के पड़ोसी देश नेपाल में तांडव हो रहा है विदेशी फंडिंग के माध्यम से, तो ये प्रलाप कर रहे हैं। अब चोर लगा भगवान बनने। लालू यादव का पूरा पार्टी चोरों का सरदार का दल है। अब चोर सिखाएगा कि किस प्रकार से संत बनना है। इस प्रकार की अपेक्षा राष्ट्रीय जनता दल से बिहार और देश की जनता नहीं करती है। नेपाल के मुद्दे पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। जो घटना भारत के बगल के पाकिस्तान में हो रही है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो नेपाल में हो रहा है, जो अफगानिस्तान में हुआ, उसी प्रकार का गंदा कुचक्र भारत के अंदर रचने का प्रयास कांग्रेस भी चाहती है। क्योंकि राहुल गांधी को पता है न्याय के रास्ते पर चलकर, अहिंसा के रास्ते पर चलकर बाबा साहब दूसरों को चोर कहने से पहले ये अपने बाप से पूछे, चोर 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 यही है। 72,000 करोड़ चोरी किया तुमने, 72,000 करोड़ खा लिया तुमने। को ठगना, अरे चोरी तुमने किया। लालू यादव ने गाय भैंस मुर्गी बकरी का चारा चुरा लिया। आज चले हो देश की जनता को समझाने लालू यादव से बड़ा चोर कौन, एक सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन ऑफ। अनवर पाशा जी, मैं अनवर जी को ऑडियो ऑफ कीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। दीजिए, बोलिए अनवर जी। चोर का संस्कार रखने वाला ये व्यक्ति 72,000 करोड़ गड़क गया। 72,000 करोड़ सीएजी की रिपोर्ट है। बिहार की ये सरकार जिसका ये पक्षधर है, ये व्यक्ति, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पक्षधर ये व्यक्ति 72,000 करोड़ गड़प के बैठा हुआ है। ये चोर की बात करता है, ये छलनी बात करेगा, सूप को कहेगा ये चोर। आप मेरे को ये बताइए, आप कह रहे हैं बीजेपी करप्ट है, आप कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू करप्ट है। ओके ठीक है, एक सेकंड प्लीज काम डाउन। थैंक यू वेरी मच। सुधांशु जी वर्सेस फोर्ड। अनवर जी, अभी ना जनता देख रही, सतीश जी को भी लाइए, एवरीवन ऑन है इंक्लूडिंग अनुराग भदौरिया। मैं ये कह रहा हूं, क्या अनवर भाई जी, मैं आपको हिंसा के हवाले से एक मिसाल देना चाहता हूं। दीजिए, बहुत दीजिए। ये जब बीपी सिंह की सरकार थी, हाँ। बीपी सिंह की सरकार थी और मंडल कमीशन लागू किया गया, तो यही भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को गिरा दिया और पूरे देश में एक ऐसा आतंक फैलाया और एक व्यक्ति को, राजीव गोस्वामी को, इंडिया गेट के सामने जिंदा जला दिया गया। कौन थे वो लोग? कौन थे जो मंडल कमीशन के खिलाफ थे? कौन थे हिंसा कर रहे थे वो लोग? रेलवे स्टेशन सरोजिनी नगर का, दिल्ली का रेलवे स्टेशन फूंक दिया गया। कौन था वो? किसने हिंसा किया था? या क्या वो हिंसा आप उस हिंसा को भूल गए? आप हमें तारीख दिखा रहे हैं। अभी कल की बात है, अभी हमें इतिहास बता रहे हैं आप। कल की बात है पटना की सड़कों पर छात्रों को इम्तिहान देने नहीं जाने दिया गया। स्कूल के छात्राओं को इम्तिहान जाने देने से रोका गया और गर्भवती महिलाओं
को जो प्रसव पीड़ा से ग्रस्त थी उसको हॉस्पिटल नहीं जाने दिया गया। इस तरह की हिंसा, लोगों की साइकिल तोड़ दी गई, लोगों को धक्का देकर गिराया गया सड़कों पर। यह जो हिंसा का प्रदर्शन हुआ, क्या भूल गए? यह हिंसा नहीं है, आप इसको भी कंडेम कीजिए। यह हिंसा है। और इस तरह से अगर आप लोकतंत्र में अराजकता फैलाएंगे, लोगों के अधिकारों पर अगर आप डाका डालेंगे तो आक्रोश होगा, और यह आक्रोश आंदोलन में बदलेगा। और लोकतंत्र में यह अधिकार है जनता को कि अगर सरकार जनता के अधिकारों पर डाके डालती है। सुधांशु जी, अनुराग जी आ रहा हूं। किस राज्य में अराजकता थी सबको पता है, कहां मतपेटियां लूटी जाती थी, कहां बूथ कैप्चरिंग होती थी, कहां सरेआम एसिड से भी मारा जाता था, कहां पर आईएएस की पत्नी के साथ बलात्कार होता था, क्या क्या कुछ नहीं होता था, ये सबको पता है। मगर मैं एक पुनः झूठ जो बार बार विपक्ष के लोग कहते हैं, मंडल कमीशन, प्रोफेसर पाशा साहब आप पढ़े लिखे, आप क्यों उस झूठ में आ गए? मैं डेट कोट करके बोल रहा हूं, मंडल लागू हुआ 7 अगस्त 1990। ये वीपी सिंह ने 15 अगस्त का इंतजार क्यों नहीं किया 8 दिन के बाद? अब मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। कंचा एलैया जिन्होंने कि अभी कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी को मिक्स्ड ऑफ ऑल कास्ट बोला, उन्होंने अपनी किताब जिसका नाम है न्यू पाथवे फॉर शूद्रास, उस किताब में पूरा एक चैप्टर शरद यादव ने लिखा है। शरद यादव ने कहा कि देवीलाल ने रैली बुलाई थी जनता दल के को अलग करने के लिए, वीपी सिंह को हटाने के लिए। तो मुझे वीपी सिंह ने बुलाया और कहा कि देवीलाल की रैली से कैसे निपटा जाए। तो बकौल शरद यादव इन द बुक ऑफ कंचा एलैया उन्होंने कहा, मैंने उन्हें सुझाव दिया कि मंडल लागू कर दिया जाए। बकौल शरद यादव वीपी सिंह मंडल नहीं लागू करना चाहते थे, पर मैंने उनसे कहा कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा करूंगा। और यह तर्कसंगत लगता है कि कोई भी प्रधानमंत्री पहला 15 अगस्त से भाषण दे तब वो ये घोषणा करे। मगर शरद यादव जी ने कहा कि देवीलाल की रैली 10 अगस्त को है, अगर आप घोषणा नहीं करेंगे तो ज्यादातर सांसद चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊंगा। उस समय तक जाट समाज कहीं भी ओबीसी में नहीं आता था, तो यादव बनाम जाट को तोड़ना था, इसलिए उन्होंने 7 अगस्त को लागू किया। उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय नहीं था, जनता दल में आपसी टूट को रोकना, देवीलाल को अलग थलग करना, अपने हाथ में सत्ता रखना। और पाशा साहब, बीजेपी ने समर्थन वापस लिया 24 अक्टूबर 1990 को, जब समस्तीपुर में अडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनिए, उसके बाद वीपी सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया। वीपी सिंह सरकार गिरी, डेट के साथ कोट कर रहा हूं, आए बाएं साए मत करिएगा, सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। वीपी सिंह सरकार गिरी फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिसंबर 1990 में, क्योंकि वीपी सिंह इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने समर्थन गिरने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया। जनता दल टूट गया, चंद्रशेखर और देवीलाल अलग हो गए। राजीव गांधी ने सबसे बड़ा 6 सितंबर 1990 को भाषण दिया अपने पूरे राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा मंडल के विरोध में, और उसके बाद कांग्रेस ने उसका विरोध किया। हमने सिर्फ समर्थन वापस लिया, विश्वास प्रस्ताव कौन लाया? कांग्रेस लाई मेरे भाई। और उसके बाद चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवीलाल और कांग्रेस ने मिलकर सरकार गिराई। उसके बाद यही लोग सत्ता में आए। यार इतना झूठ मत बोला करिए भाई, डेट के साथ कोट करके बोल रहा हूं, किताब के साथ कोट करके बोल रहा हूं। आप प्रोफेसर साहब हैं, आप पढ़े लिखे हैं, संजीदगी से बात करते हैं, इसलिए। और जो कहते हैं कि मंदिर मंडल के बदले में आया, 7 अगस्त 1990 को मंडल आया, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ राजीव गांधी के जमाने में। मंडल से 1 साल पहले मेरे भाई अप्रैल 1987 में अयोध्या में रैली हुई, 2 फरवरी 1986 को ताला खुला, 9 अक्टूबर 1984 को राम मंदिर की पहली रैली हुई। सब डेट के साथ कोट कर रहा हूं। झूठ का कारोबार बंद करिए और चैलेंज करता हूं पाशा साहब, एक डेट गलत हो, एक फैक्ट गलत हो तो बताइएगा। देखिए, नहीं, इसलिए आपने मंडल के खिलाफ कमंडल लेके आए। मंडल कमंडल सब हो जाएगा, एनआरकी का सपोर्ट नहीं। लास्ट 30 सेकंड अनुराग भदौरिया। अरे भाई, मैंने 9 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी के जमाने में पहली रैली। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। झूठ बोलता चला जाता है आदमी। देखिए, आपने देखा, अरे बोलने का मौका दीजिए, बोलिए ना। आपने 47 मिनट में 35 मिनट बोला, आप तो बोलने का मौका दीजिए, इतना तो अन्याय। जल्दी 30 सेकंड। सवाल है कि सुधांशु जी ने इतना भाषण दिया, देखो जनता चलेगी टीवी छोड़ के। आप भूतकाल में ले गए सबको, 2025 चल रहा था, वहां तक पहुंचे ही नहीं, आप 90 में अटक गए। यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कि हमें भूतकाल में रखना चाहती है। आप नहीं बोलेंगे कि किस तरह से पुल बिहार में गिर रहे हैं, हिम्मत नहीं हुई आपकी। भदौरिया जी का दिमाग कहां रहता है?
आपने देखा किस तरह से बिहार में दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस के मर्डर हुआ। आपकी आंखों पे चश्मा था क्या? आप देख नहीं पाए? ये फिल्मी दुनिया में तो हमने देखा था इस तरह से मर्डर, लेकिन सरकार आपकी आप कुछ बोल नहीं पाए। गर्भवती महिला को किस तरह से रोका गया? ऐसा बंद करेंगे कि गर्भवती महिला को रोक देंगे आप, उसको अपने हॉस्पिटल नहीं जाने देंगे? अरे हमारी आपकी भी माँ है, माँ एक बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको आप रास्ते में रोक देंगे और भूतकाल में हमें जिंदा कर रखा है। कमाल की बात कर रहे हैं। गेट आउट ऑफ द टॉपिक। आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है, जैसे आप स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, राहुल गांधी मोजा पहन के सिंगाड़े के खेत में उतर जाते हैं। दैट इज योर प्रॉब्लम। आप इतने डिस्कनेक्टेड हैं। आप जितनी कोशिश करनी है कर लीजिए, इस देश में अनार्की नहीं हो सकती। और आप जो कह रहे थे पंकज जी और अनुराग जी और ऋतुराज जी, बोलने से नहीं होता है। जाके सोशल मीडिया पे देखिए कितने विपक्ष के नेता ऑन कैमरा रिएक्शंस देते हैं। कितनों ने बांग्लादेश के बाद दिया था और कितने नेपाल के बाद दे रहे हैं। एडी चोटी का जोर लगा लीजिए, जेन जी बोलिए या जेन एक्स, भारत का युवा ऐसा नहीं है जिसको आप बौखला सकते हैं। वी अंडरस्टैंड कि आखिरकार हो क्या रहा है। एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, जिस पे बात करनी है बात करिए। एनआरकी से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH